हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं चैनल रे स्टडीज़ पर। ये वन प्रॉब्लम अ डे की प्लेलिस्ट है और ये इस प्लेलिस्ट का ही है सेट नंबर 1। आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है ईएमटी का। बेसिकली ईएमटी में भी आप ऐसे समझ लो कि बिल्कुल शुरुआत का है वेक्टर एनालिसिस का। पर हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स इस सीरीज़ में ये नहीं है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम देखें और उसका आंसर करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रिवीजन है। तो शुरुआत करते हैं हम। हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला डिराक डेल्टा फंक्शन और दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम डिराक डेल्टा फंक्शन के तरीके से करेंगे ताकि हम चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएँ और जल्दी कर पाएँ। तो सबसे पहले रिवीजन करने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव मैंने बताया कि रिवीजन है। तो हम इसका सीधा आंसर नहीं लिखेंगे। सीधा तो आंसर आप इसको देख के भी बता सकते हो 4 पाई है, बट वो देख के कैसे बता सकते हो आप, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्रायर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, हम वो सारी चीज़ें करेंगे। तो अगर आप ये प्लेलिस्ट देखते हो और फॉलो करते हो आगे की वीडियोस, तो आपका रिवीजन होगा। बेसिकली आपको जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा वो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं होगा, आपका रिवीजन का बेनिफिट होगा। तो लेट्स सी कि आपका बेनिफिट होगा भी या ये वीडियो बेकार है। देखिए, अगर इस क्वेश्चन में आप देखो तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको डी टाउ का क्या मतलब है पता होना चाहिए, ये पूरी एक्सप्रेशन का क्या मतलब है पता होना चाहिए, ये जो डेल है इसे बोलते हैं डेल, ये क्या होता है पता होना चाहिए, और फिर इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम डेल देखते हैं। ये जो उल्टा ट्रायंगल मैंने बनाया है इसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर। अच्छा, ऑपरेटर क्या होता है? अगर आपके मन में सवाल आए कि ऑपरेटर क्या होता है, अगर आप मैं थोड़ा सा डेविएट होता हूँ। अगर आप टाइम इंडिपेंडेंट अगर आप टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन देखो तो आप लिखते हो एच हैट साई इज इक्वल टू ई साई। तो ये जो एच हैट होता है ये ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी फंक्शन पर ऑपरेट की जाती है। जैसे आप डी बाई डी एक्स लिखते हो ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो। तो ये जो डी बाई डी एक्स है ना, ये ऑपरेटर है जो आप ऑपरेट कर रहे हो एक्स स्क्वायर के ऊपर। वैसे अब मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन लिख दी है तो थोड़ा सा रिविजन के लिए, एच हैट होता क्या है? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस वी, जो कि एक्स का फंक्शन है, इसको बोलते हैं हम एच हैट। ये होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स में लिखना चाहते हो तो वो आप ऐसे लिखते हो पी स्क्वायर बाई 2m एंड देन प्लस पोटेंशियल आप जिस भी फंक्शन में हो। अगर आप मान लो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में हो तो फिर आप यहाँ लिखोगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ऑपरेटर कहलाता है। तो ये है आपका एच ऑपरेटर यानी कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ऑपरेटर कई तरह के होते हैं, ऑपरेटर की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट हम यहाँ पर ऑपरेटर समझ रहे थे कि होता क्या है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो डेल है ये ऑपरेटर है और ये ऑपरेट किया जा रहा है आर हैट बाय आर स्क्वायर के ऊपर। अच्छा, डेल ऑपरेटर जो होता है ये होता क्या है? देखो, अगर आप डेल ऑपरेटर को लिखना चाहो तो ये होता है आई हैट बाय पार्शियल एक्स प्लस जे हैट बाय पार्शियल वाई प्लस के हैट बाय पार्शियल जेड। के हैट बोल लो या के कैप बोल लो, जो आपको बेटर लगे। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका डेल ऑपरेटर इस तरीके से लिखा जाता है। अगर आप डेल ऑपरेटर के साथ डॉट कर दो तो आपको मिलेगा डेल स्क्वायर, और अगर आप डॉट करोगे तो आई वाला आई वाले के साथ होगा, जे वाला जे के साथ होगा। तो आपको जो फाइनली मिलेगा वो होता है डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। ये भी हम ऑपरेट करते हैं किसी चीज़ के ऊपर। आप लिख सकते हो डेल स्क्वायर किसी पोटेंशियल पे लगा रहे हो आप, तो आपको क्या आंसर मिलता है? ऑफ कोर्स अगर आपका रो ज़ीरो है तो आपको आंसर मिलेगा ज़ीरो। क्यों मिलेगा, चलो इसको भी देख लेते हैं। रिवीजन ही तो कर रहे हैं हम सारी चीज़ों की, हम अल्टीमेटली आएंगे इस क्वेश्चन पे, बट पहले सारी रिवीजन। ओके, क्या लिखा मैंने कि जो डेल स्क्वायर है वो, अगर आप ये ऑपरेटर है और ये ऑपरेटर अभी हमने बताया कितना है, डेल स्क्वायर में बार बार नहीं लिख रहा। देखो, डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर। डेल आप इसको पार्शियल भी बोल सकते हो, पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल जेड स्क्वायर। ये कंप्लीट चीज़ डेल स्क्वायर है। तो मैं बार बार डेल स्क्वायर ना बोल करके इसको किसी नाम से बुला लेता हूँ। इसको हम बोलते हैं लाप्लासियन। लाप्लासियन। तो लाप्लासियन जब आप ऑपरेट करते हो किसी फंक्शन पे, मान लीजिए आप लाप्लासियन ऑपरेट कर रहे हो किसी पोटेंशियल v के ऊपर, और आपको जो आंसर मिलता है, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आपने थोड़ी आगे पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी तो फिक्र मत करना, हम रिवीजन कर रहे हैं। ये होती है माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट।
और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं पॉइजन्स इक्वेशन, पॉइजन्स इक्वेशन। ओके, अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हो जहां पर रो की वैल्यू 0 है तो फिर ये इक्वेशन पॉइजन्स इक्वेशन क्या बन जाएगी, रो की जगह 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं लाप्लासेस इक्वेशन, लाप्लासेस इक्वेशन। ओके, तो ये मेरे कहने का मतलब था कि लाप्लासियन ऑपरेट होता है। इसी तरीके से डेल भी ऑपरेट होता है। जैसे डेल अगर आप किसी स्केलर फील्ड के ऊपर ऑपरेट करते हो तो इसको आप बोलते हो ग्रेडियंट ऑफ टी, आई एम सॉरी, ग्रेडियंट ऑफ टी। ग्रेडियंट बताता क्या है, ग्रेडियंट एक्चुअली पॉइंट करता है इन द मैक्सिमम इंक्रीज, इन द डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ दिस फंक्शन टी। ये टी फंक्शन जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा होता है उस डायरेक्शन में ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट अगर आप लगाओगे तो वो डायरेक्शन में आपको पॉइंट करके रिजल्ट मिलता है। और ग्रेडियंट अगर आपने देखा तो ग्रेडियंट के अंदर हमारे पास आई जे और के है, आई एम सॉरी, डेल के अंदर हमारे पास आई जे और के है। तो अगर आप ग्रेडियंट निकालते हो किसी फंक्शन का तो ये अगर स्केलर फंक्शन है, अगर ये टी क्या है, स्केलर फंक्शन है, तो यानी कि इसमें आई जे के नहीं है, पर डेल के अंदर तो आई जे के हैं, तो जब आप डॉट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा उसमें आई जे और के होंगे। इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ टी जब आप करोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो वेक्टर होगा। क्या आप ये ग्रेडियंट किसी वेक्टर पे लगा सकते हो? बिल्कुल। अगर आप वेक्टर पे लगाते हो तो आप इसको बोलते हो डाइवर्जेंस ऑफ v। और ये डाइवर्जेंस बताता क्या है? डाइवर्जेंस बताता है किसी फील्ड का फैलाव, किसी फील्ड के अंदर कितना ज़्यादा फैलाव है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो तो मान लीजिए आपने इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, तो देखो इस पॉइंट से कितना ज़्यादा फैलाव है इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना? तो इसका मतलब इसका डाइवर्जेंस काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप इन एरोस को उल्टा बनाते, अगर आप इन एरोस का साइन अंदर की तरफ रखते, ऐसे रखते, तो फिर डाइवर्जेंस आपका किस में आता? अपोजिट साइन में आता। तो अगर आपका फैलाव बाहर की तरफ है तो आप बोलते हो पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। और अगर आपका फैलाव अंदर की तरफ है तो आप इसको कन्वर्जेंस बोलते हो, या फिर इन फिजिक्स मोस्टली वी यूज नेगेटिव डाइवर्जेंस। ठीक है, तो आपको आई होप डाइवर्जेंस का मतलब समझ में आ गया। तो डेल के अंदर आपको आई जे के मिलता है, आई जे और के, और वेक्टर फील्ड है तो उसके अंदर भी आई जे और के होगा, और आई वाले का डॉट आई वाले के साथ ही होगा। तो यानी कि जो आपको फाइनली आंसर मिलेगा डाइवर्जेंस से वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, वो एक स्केलर वैल्यू होगी। ओके, आपका क्या डाइवर्जेंस किसी फील्ड का 0 हो सकता है? बिल्कुल। अगर किसी फील्ड का डाइवर्जेंस 0 आता है तो ऐसी फील्ड को आप बोलते हो डाइवर्जेंस लेस, डाइवर्जेंस लेस, या फिर ज़्यादा अच्छा शब्द है सोलिनॉइडल। सोलिनॉइडल क्यों बोलते हैं ये हम किसी और क्वेश्चन में करेंगे। इसी तरीके से अगर आप डेल ऑपरेटर किसी वेक्टर फील्ड पे लगाते हो बट क्रॉस के तरीके से लगाते हो, डॉट के तरीके से लगाओगे, डॉट के तरीके से ऑपरेट करोगे तो फिर वो डाइवर्जेंस होगा। बट अगर आप क्रॉस के तरीके से ऑपरेट करोगे तो हम इसको बोलते हैं कर्ल ऑफ whatever field that you have, and of course that field has to be vector quantity। क्योंकि अगर आप स्केलर लगाओगे तो किसी चीज़ का, किसी स्केलर का कर्ल, इस बात का कोई मतलब नहीं है। आप कर्ल हमेशा किसी वेक्टर के साथ ही करते हो। ओके, तो कर्ल ऑफ v, और कर्ल बताता क्या है? कर्ल बताता है वर्लपूल। जैसे पानी के अंदर वर्लपूल बनता है ना, वर्लपूल यानी कि घुमाव, तो किसी चीज़ के अंदर कितना घुमाव है इसको बोलते हैं हम कर्ल। ये कर्ल बताता है। क्या कर्ल किसी चीज़ का 0 हो सकता है? ऑफ कोर्स, कोई ऐसी फील्ड हो सकती है जिसमें घुमाव है ही नहीं, और अगर ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कोई वेक्टर फंक्शन है जिसका कर्ल 0 है, तो हम इस ऐसी फील्ड को, ऐसी वेक्टर फील्ड को हम बोलते हैं कर्ल लेस, कर्ल लेस, या फिर ज़्यादा बेटर शब्द है इररोटेशनल, इररोटेशनल। आईआईटी जेम में इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन आता है कि आपको कोई वेक्टर फील्ड दी होती है और आपसे बोला होता है कि बताओ ये इररोटेशनल है या फिर ये सोलिनॉइडल है। तो अगर सोलिनॉइडल चेक करना है तो आप उसका डाइवर्जेंस चेक कर लो, अगर डाइवर्जेंस 0 आ रहा है तो हाँ वो सोलिनॉइडल है, अगर उसका कर्ल 0 आ रहा है तो हाँ वो इररोटेशनल है ना। तो ये हो गया हमारा कर्ल, डाइवर्जेंस और टी ग्रेडियंट के बारे में। ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट में आप डेल लगाते हो किसी स्केलर फंक्शन पे। ओके, तो आई होप ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक बार फिर से क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में डेल था, हमें डेल समझ में आ गया है। क्वेश्चन में आर हेड बाय आर स्क्वायर भी है, तो आर हेड बाय आर स्क्वायर समझने के लिए थोड़ा सा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी देख लेते हैं। देखिए,
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम पूरा नहीं करेंगे, उतना करेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरी है इस क्वेश्चन के लिए। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आगे फ्यूचर में, उसमें जितनी जितनी रिक्वायरमेंट होंगी ये सब चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी, तो आपको याद हो जाएंगी। अगर आपके पास कोई फुटबॉल टाइप की फील्ड है और आप इस तरीके से रखते हो, तो आपके पास सरफेस जो है वो इस तरीके से है, फुटबॉल के तरीके से, और आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। एक आपका एक्स एक्सिस है, एक आपका वाई एक्सिस है, और एक आपका जेड एक्सिस है। ये इसका ओरिजिन है। अगर आप इस फुटबॉल की किसी सरफेस पर आ जाते हो, ये इसकी सरफेस है मान लो, तो इस सरफेस का सेंटर से जो पोजीशन वेक्टर है वो होगा आर हैट, यूनिट वेक्टर आर हैट होगा, पोजीशन वेक्टर तो आर वेक्टर होगा। ये जो आर वेक्टर है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, एरो का ध्यान रखना, हम जेड से शुरू कर रहे हैं। अगर आप इस एरो को, इस पोजीशन वेक्टर को बिल्कुल जेड पर ओवरलैप कर दो तो फिर थीटा 0 होगा। ओके, इस आर हैट की, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इस आर हैट की जो प्रोजेक्शन, हाँ ये लो तो दिख ही नहीं रहा, इस आर हैट की जो पोजीशन, जो प्रोजेक्शन, इस पोजीशन वेक्टर की आर हैट, आर कैप की जो प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में पड़ रही है, तो ये लाइन से बना रहा हूँ मैं, इस लाइन का जो एंगल है वो हम x से नापते हैं। तो x से ये लाइन कितना एंगल बना रही है, इसको हम बोलते हैं फाई। और यही तीन चीज़ें r, थीटा और फाई हमें इस बॉल पे, इस स्फेरिकल सरफेस पे कहीं पर भी किसी भी पॉइंट की लोकेशन ट्रैक करने में मदद करती है। इसके अलावा और कोई चीज़ की हमें ज़रूरत है नहीं। और इन्हीं तीनों के अपने अपने यूनिट वेक्टर भी हैं। अगर आप इस पॉइंट पे देखो तो r का यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, थीटा का यूनिट वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और फाई का यूनिट वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो हमारे पास r, थीटा और फाई तीनों हैं। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में i, j और k होता है, बिल्कुल वैसे ही इन तीनों के अपने नाम हैं। r को हम बोलते हैं रेडियल, थीटा को हम बोलते हैं पोलर एंगल, फाई को हम बोलते हैं एजीमुथल। ओके, अगर आप तीनों की लिमिट्स की बात करो तो देखो, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो मान लो है कैपिटल आर। तो जो आपके ये जो आर है, इसका मैग्नीट्यूड 0 से शुरू हुआ होगा और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, बॉल की सरफेस तक, है ना। तो यानी कि 0 से लेकर के कैपिटल आर तक हमारे इस रेडियल की लिमिट्स हैं। पोलर की लिमिट क्या है, पोलर की लिमिट, आप ये पोजीशन वेक्टर ओवरलैप हो सकता है जेड एक्सिस पे और फिर एकदम अपोजिट माइनस जेड तक जा सकता है। यानी कि थीटा की लिमिट होती है 0 से लेकर के पाई तक, और फाई की जो लिमिट होती है वो फाई यहाँ से शुरू होता है और ऐसे पूरा घूम के वापस आता है। तो इसकी लिमिट होती है 0 से लेकर के 2 पाई। तो ये तीनों लिमिट्स इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन तीनों चीज़ों को याद रखना। ओके, इन तीनों के अपने अपने यूनिट वेक्टर भी मैंने आपको बताया, आर हैट, थीटा हैट एंड फाई हैट, राइट। अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप एरिया वेक्टर लिखना चाहते हो तो आप एरिया वेक्टर कैसे लिखते हो, एक बार मैं वो भी बता देता हूँ। अगर आप डी ए लिखना चाहते हो, डी ए वेक्टर, तो ये लिखा जाता है आर स्क्वायर। ठीक है, वैसे ये डिपेंड करता है कि आप किसके लिए बात कर रहे हो, बट आर स्क्वायर मोस्टली हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आर स्क्वायर साइन थीटा, डी थीटा, डी फाई एंड आर हैट। ओके, अगर आप गौर करो तो ये चीज़ जो है ये कैसे आई होगी, देखो यहाँ पर आपका जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है सरफेस से, तो यानी कि डायरेक्शन तो आर हैट ही होगी। तो ये वाली चीज़ तो क्लियर हो गई आपको, आर हैट। और ये दो चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके थीटा और फाई पे कि आप किस जगह पर कितने पोर्शन की बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका डी ए वेक्टर होता है। तो एक पहली चीज़ ये याद रख लेना आप। दूसरी चीज़, अगर आप डाइवर्जेंस निकालते हो किसी वेक्टर फील्ड का v, वैसे v को अगर आप कार्टेशियन सिस्टम में लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो, आई हैट वी एक्स, यानी कि v का x कंपोनेंट प्लस v का y कंपोनेंट प्लस v का z कंपोनेंट, है ना, आई जे के या एक्स वाई जेड जैसे आप लिखना चाहो। एक्स वाई, अगर मैंने x लिख दिया तो फिर आप एक्स वाई जेड लिखना, अदरवाइज आई जे के लिखना, जो आपको बेटर लगे, v का z कंपोनेंट। इसी तरीके से हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं v को लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा v का रेडियल कंपोनेंट एंड आर हैट
प्लस v का पोलर कंपोनेंट थीटा हैट प्लस v का एजिमुथल कंपोनेंट एंड फाई हैट। ओके, इस तरीके से v को लिखा जाएगा। और जब आप डाइवर्जेंस निकालोगे v का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो उसकी वैल्यू आती है 1/r² पार्शियल बाय पार्शियल r स्क्वायर vr प्लस 1/r साइन थीटा पार्शियल बाय पार्शियल थीटा साइन थीटा v थीटा। उसके बाद एक सेकेंड में मिटा देता हूँ। ओके, उसके बाद प्लस 1/r साइन थीटा पार्शियल बाय पार्शियल फाई v फाई। इस तरीके से आप डाइवर्जेंस निकालते हो किसी वेक्टर फील्ड v का इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी तरीके से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, जब हम उस पर न्यूमेरिकल करेंगे तब उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ऑल्दो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये डाइवर्जेंस के फॉर्मूला मैंने भले डायरेक्ट लिख दिया, और डायरेक्ट लिखने के पीछे कारण भी ये है कि ये थोड़ा सा लंबा है। इस क्वेश्चन के लिए अगर हम इसकी डिटेल में चले जाएंगे तो फिर ये अपने आप में एक टॉपिक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी मैं बताऊं तो आप मुझे बताना, मैं पूरा एक्सप्लेन करके उसके लिए एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊंगा। पर खैर फिलहाल के लिए डाइवर्जेंस ऑफ v की वैल्यू इस तरीके से निकाली जाती है। अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से v है क्या, देखो हमारे क्वेश्चन में डेल के साथ आ रहा है r हैट बाय r स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर डेल के साथ क्या लिख सकता, v की वैल्यू हमारे लिए क्या है r हैट बाय r स्क्वायर। क्या मैं इसी चीज को 1/r स्क्वायर टाइम्स r हैट लिख सकता हूँ? तो यानी कि मेरा v जो था, v मैंने अभी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या लिखा था, v r हैट प्लस v थीटा थीटा हैट प्लस v फाई फाई हैट। तो यानी कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो v है उसमें सिर्फ रेडियल कंपोनेंट है, उसमें पोलर कंपोनेंट और एजिमुथल कंपोनेंट नहीं है, तो मैं इनकी बात भी नहीं करूँगा। तो यानी कि जब इनकी बात मुझे नहीं करनी, इसका मतलब मुझे सिर्फ इस पे ध्यान देना है, इस वाली चीज़ पे। तो अगर मैं डाइवर्जेंस निकालूँ इस चीज़ का तो फिर क्या आएगा, देखो ओके देखो डाइवर्जेंस ऑफ v या डाइवर्जेंस ऑफ r हैट बाय r स्क्वायर क्या आएगा, देखो पहले तो ये चीज़ लिखी जाएगी 1/r स्क्वायर 1/r स्क्वायर डेल बाय डेल r, या फिर इसको पढ़ोगे आप पार्शियल बाय पार्शियल r, उसके बाद ब्रैकेट देन r स्क्वायर एंड देन रेडियल कंपोनेंट ऑफ v। और मेरे v का रेडियल कंपोनेंट क्या है, सिर्फ 1/r स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/r स्क्वायर। तो देखो r स्क्वायर से तो r स्क्वायर कट गया, क्या आया 1। अगर डिफ्रेंसिएशन देखो 1 का, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन तो 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है कि आप देख रहे हो कि उसमें कितना चेंज आ रहा है व्हेन यू चेंज द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम r टू r प्लस dr। तो जब आप ये रेडियली जब आप थोड़ा सा आगे जाते हो तो आपकी वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है ये देखते हो। ये तो 1 है, 1 कांस्टेंट एक नंबर है, 1 में क्या चेंज आएगा, कुछ भी नहीं। तो 1 में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए पार्शियल बाय पार्शियल r ऑफ अ कांस्टेंट इज जस्ट 0 एंड व्हेन 0 इज मल्टीप्लाइड विद 1/r स्क्वायर होल थिंग बिकम्स 0। तो यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, j इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस r डेल ऑफ r हैट बाय r स्क्वायर एंड डी टाउ। ये हमारा क्वेश्चन था जो हमें करना था, पर मैंने जस्ट अभी दिखाया कि डेल डॉट r हैट बाय r स्क्वायर की वैल्यू तो आ रही है 0, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 0, तो ये तो सारा ही 0 हो जाएगा। तो क्या मेरे j की वैल्यू 0 आएगी, नहीं। अभी मैं बताता हूँ क्यों। पहले वैसे तो मुझे डिराक डेल्टा फंक्शन अब शुरू कर देना चाहिए समझाना, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूँ चीज़ों को, ज़रा गौर करना। मैंने आपको बताया जो r होता है वो 0 से लेकर के कैपिटल R तक जाता है, यानी कि इस वैल्यू में, इस वाली वैल्यू के अंदर, ठीक है। एक सेकेंड में दोबारा लिखता हूँ इस चीज़ को, डेल डॉट r हैट बाय r स्क्वायर, ओके हाँ, डेल डॉट r हैट बाय r स्क्वायर, इसको कैसे लिखा हमने 1/r स्क्वायर एंड दिस होल थिंग, ये वाली पूरी चीज़, ओके। ज़रा गौर करो, आप r की वैल्यू 0 से लेके कैपिटल R तक जा रहे हो, आप कोई भी वैल्यू रखो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से टोटल आंसर 0 हो रहा है। बट ये चीज़ काम नहीं करेगी जब आप ओरिजिन पे होगे।
एट ओरिजिन, अगर आप ओरिजिन पे होगे तो आपका आर 0 है उस टाइम पे, तो यानी कि इस फॉर्मूले में आप इस जगह क्या रखोगे, आर की जगह पे 0, और 1/0 तो नॉट डिफाइंड है ना, 1/0 नॉट डिफाइंड है, इसीलिए इस r इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे यानी कि एट ओरिजिन आपका जो फंक्शन है वो ब्लो अप हो जाएगा, ठीक है, वो ब्लो अप हो जाएगा क्योंकि उस टाइम पे 1/0 आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो हो गई ये इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक बार देखते हैं, ठीक है, देखो मैं इसको मिटा देता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात भी देख लेते हैं एक बारी, फिर उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने इस चीज़ का नाम सुना होगा, डाइवर्जेंस थ्योरम। एक्चुअली फंडामेंटल थ्योरम होती हैं, 3 फंडामेंटल थ्योरम है हमारे पास एक चीज़ थी ग्रेडियंट ऑफ टी, एक था डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर पोटेंशियल वेक्टर फील्ड वी, और एक था कर्ल ऑफ दिस वेक्टर फील्ड वी, है ना। तीनों के लिए हमारे पास रेस्पेक्टिव फंडामेंटल थ्योरम है, और आज के क्वेश्चन के हिसाब से हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस देखना है। वैसे मैं बताऊं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस जो है इसको डाइवर्जेंस थ्योरम भी बोलते हैं, इसको आप ग्रीन्स थ्योरम भी बोलते हो, या फिर आप इसको गाउसेस थ्योरम भी बोलते हो, गाउसेस थ्योरम। ओके, ये बोलती क्या है, ये थ्योरम बोलती है कि अगर आप वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहे हो, ठीक है, किसी वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस का डी टाउ, तो वो बिल्कुल वही आंसर होगा जो अगर आप क्लोज लूप सरफेस इंटीग्रल करते v डॉट डी ए का, राइट। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डी ए की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई आर हैट, है ना। अब इस चीज़ को ज़रा हम निकालते हैं, देखो वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ v डी टाउ इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल v, और v कितना है हमारा, देखो क्वेश्चन में हमारा v कितना है, आर हैट बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आर हैट बाय आर स्क्वायर, एंड देन वी हैव दिस डी ए, और डी ए ये पूरी चीज़, तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, सॉरी साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी फाई एंड आर कैप। जब आप लिमिट्स लगाओगे तो ये आर स्क्वायर कट जाएगा, आर हैट डॉट आर हैट तो होता है 1, है ना, तो हमारे पास बचा क्या, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा डी फाई। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमारे पास, डी थीटा भी है और डी फाई भी है, तो दो इंटीग्रेशन होंगी, पहली इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन थीटा डी थीटा के लिए, और दूसरी इंटीग्रेशन हो जाएगी डी फाई के लिए। अभी और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि जो हमारा आर होता है उसकी लिमिट 0 टू आर होती है, इसीलिए ये वाला आर कट गया था, ओके। और जो हमारा थीटा होता है उसकी लिमिट 0 से पाई होती है, और फाई की लिमिट 0 से 2 पाई होती है, तो वो यहाँ पर लगाएंगे, देखो थीटा के लिए लिमिट लगेगी 0 टू पाई, और फाई के लिए लिमिट लगेगी 0 टू 2 पाई, ओके। अब आई थिंक ये आप आराम से कर सकते हो, इसमें तो कोई इशू है नहीं, फिर भी मैं बोल तो देता ही हूँ। देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, फिर उस पर लिमिट लगाओगे 0 टू पाई, तो माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, आंसर आ जाएगा 2, तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 2 डॉट डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई और 2 पाई माइनस 0, फाई की जगह एक बारी 2 पाई रखोगे, एक बारी 0 रखोगे, तो 2 पाई माइनस 0 आंसर आएगा 2 पाई, तो आपका टोटल आंसर क्या आया 4 पाई। तो यानी कि देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात हमें पता चली, यानी कि जब आप सिर्फ डाइवर्जेंस निकालते हो आर हैट बाय आर स्क्वायर का, तो आंसर आता है आपका 0, ओके। और जब आप इंटीग्रेशन करते हो डाइवर्जेंस ऑफ आर हैट बाय आर स्क्वायर की वॉल्यूम इंटीग्रेशन, तो आपका आंसर आता है 4 पाई। इस बात को कंबाइन करके हम लिखते हैं 4 पाई डेल क्यूब आर, और अब हम ये समझते हैं कि ये क्या होता है, और यही है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली देख के बता दोगे 4 पाई। तो देखो हम इसको करते हैं आगे, ओके मैं इसको मिटा देता हूँ।
देखिए सबसे पहले हम एक हेडिंग डालते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन। ओके, डिराक डेल्टा फंक्शन या सिर्फ डेल्टा फंक्शन भी बोल सकते हो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं वन डायमेंशन की बात कर रहा हूँ तो हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एक्स से। ओके, ये डेल एक्स एक फंक्शन होता है, वैसे ये फंक्शन नहीं है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये फंक्शन नहीं कहलाता, इसको हम जनरलाइज्ड फंक्शन बोल देते हैं या फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं, बट ठीक है अभी के लिए। तो डेल एक्स एक वन डायमेंशनल फंक्शन मैं इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू 0 है एट एक्स whenever x इज नॉट इक्वल टू 0। जब भी x 0 नहीं है तब हमारा फंक्शन आंसर कितना देगा, 0, और ये इनफाइनाइट है एट x इज इक्वल टू 0। ये हमारे डिराक डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन है इन वन डायमेंशन। कहने का मतलब, अगर आप इस तरीके से ग्राफ बनाओ, ये आपका x एक्सिस है और आप यहाँ पर दिखा रहे हो ये डेल्टा फंक्शन डेल x, तो आपके डेल x की वैल्यू इनफाइनाइट है कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 0, यानी इस पॉइंट पे, और आपका बाकी सब जगह डेल x की वैल्यू कितनी है, 0, तो बाकी सब जगह डेल x की वैल्यू है 0 और x इज इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन इनफाइनाइट है, इस तरीके से स्पाइक है। ओके, और ये इसके अंदर का जो एरिया होता है ना, इस एरिया को हम, इस एरिया की वैल्यू होती है 1। कहने का मतलब कि इंटीग्रेशन डेल x dx की वैल्यू होती है 1। यही चीज आप थोड़ा सा अलग तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे, देखो अगर ये आपका x है और आपका जो आपकी बारी स्पाइक आ रहा है, आपका जो स्पाइक आ रहा है ये 0 है ना, मैं ताकि दिख जाए इसलिए हल्का सा ऊपर बना रहा हूँ। आपका स्पाइक इस जगह पर आ रहा है एट सम x इज इक्वल टू a, लेट्स से, तो ये वाला, ये a पीछे चला गया ना, तो ये कहलाएगा डेल x माइनस a। तो इस टाइम पे आपका ये डेल्टा फंक्शन है और आप इसको ऐसे लिखोगे, इंटीग्रेशन डेल x माइनस a dx इज इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि एरिया आपका क्या कहलाएगा, टोटल एरिया 1। एरिया हमेशा 1 होना चाहिए, कैसा भी फंक्शन हो आपका, जरूरी नहीं है शेप ऐसी हो। अगर मान लीजिए कि आपकी शेप, एक सेकंड इसको नहीं, अगर मान लीजिए कि जो आपकी शेप है, मैं इसको मिटा दूं पहले, मान लीजिए आपकी शेप इस तरीके से है, ये है आपका डेल एक्स, ये आपका एक्स एक्सिस है, और आपकी शेप है कुछ ऐसे, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये बहुत पतला है, मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूँ ताकि दिखे, और ये दोनों तरफ बराबर है। तो फिर इस केस के लिए जो इसकी इसका बेस जो होगा, अगर वो 2a है तो इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट होगी a, क्योंकि अब अगर आप एरिया निकालोगे तो हाफ बेस इंटू हाइट कितना आएगा, ये तो a आ रहा है ना, 2 से 2 कट गया तो फिर गलत है ये, इसको 1/a लिख दें, इसकी हाइट 1/a कर दें, तो हाइट हो गई 1/a, तो आंसर कितना आया, a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना है 1, तो एरिया 1 आ रहा है ना, तो करेक्ट है, आपका एरिया 1 आना चाहिए। यही डेल्टा फंक्शन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खूबी है, ठीक है। अब कैसा भी फंक्शन हो सकता है, आपका रेक्टेंगुलर फंक्शन हो सकता है, स्टेप पोटेंशियल, तो वैसे डिराक डेल्टा फंक्शन जब पढ़ते हैं तब स्टेप पोटेंशियल भी पढ़ते हैं, पर जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी तो रिवीजन कर रहे हैं। ओके, तो आप एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस करो कि अगर आपका कोई फंक्शन है इस तरीके से, डिराक डेल्टा फंक्शन है, और आप इस पे एक दूसरा फंक्शन डॉट से मल्टीप्लाई कर रहे हो fx, तो ये जो fx फंक्शन है ये इस x इज इक्वल टू a वाली जगह को छोड़ के बाकी सब जगह 0 से मल्टीप्लाई होकर के आंसर क्या देगा, 0, पर x इज इक्वल टू a पे ये फंक्शन वही वैल्यू लेगा जो फंक्शन की वैल्यू है एट a। यानी कि इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन, क्या लिखा था मैंने, डेल x माइनस a डॉट dx, पर इसकी मल्टीप्लाई अगर आप fx से कर देते हो तो आपको बाकी सब जगह तो 0 मिलेगा, बट इस वाली जगह पे आपको एक आंसर मिलेगा और वो है फंक्शन एट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। तो ये है आपका डिराक डेल्टा फंक्शन। ओके, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका ये चीज़ बनाता है, ठीक है, ये डिराक डेल्टा फंक्शन। तो अब देखो इन दोनों, और यही चीज़ थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से देखो, इस बात को आई होप आप समझ पाए होंगे। देखो ना, ये फंक्शन जो आपका डेल x माइनस a है, ये बाकी सब जगह तो 0 है, तो बाकी सब जगह जब fx से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर हो जाएगा 0, बट सिर्फ इस x इज इक्वल टू a वाले पॉइंट पे
ये एफ एक्स वो वैल्यू देगा जो फंक्शन की वैल्यू है एट पॉइंट ए, राइट। ये है इंपॉर्टेंट बात। और 3 डायमेंशन में हम इसको डेल क्यूब लिख देते हैं, क्योंकि फिर आप वहाँ पर एक्स भी यूज़ कर रहे हो, वाई भी यूज़ कर रहे हो, जेड भी यूज़ कर रहे हो, है ना। तो 3 डायमेंशन में हम यहाँ पर डेल क्यूब लिख देते हैं, राइट। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली कर देते हैं जिस क्वेश्चन से हम शुरू हुए थे। तो क्वेश्चन था हमारे पास j इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल e टू द पावर माइनस आर। देखो ये जो e टू द पावर माइनस आर है ना, यही चीज़ है हमारी फंक्शन ऑफ r। उसके आगे क्या था, डेल डॉट आर हेड बाय आर स्क्वायर, उसके बाद है डी टाउ। अब अगर आप गौर करो तो डेल आर हेड बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी देखी है अभी हमने, 4 पाई डेल क्यूब आर। और ये डेल क्यूब आर क्या है, डिराक डेल्टा फंक्शन, और ये है फंक्शन ऑफ एक्स। तो क्या मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इंटीग्रल e टू द पावर माइनस आर एंड देन वी हैव दिस 4 पाई डेल क्यूब आर, और आर के साथ कुछ नहीं है ना, तो मैं माइनस 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या था, डेल एक्स माइनस ए था ना, और एफ एक्स था यहाँ पर, और फिर इंटीग्रेशन कर रहे थे डी एक्स। तो आपको आंसर क्या मिल रहा था, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए। ये वन डायमेंशन के लिए वैसे ऑफ कोर्स। तो इसी तरीके से मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 4 पाई डेल क्यूब आर, आर यानी कि एक्स, तो माइनस में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं माइनस में ए की जगह पे 0 करके लिख सकता हूँ ना, ओके। उसके बाद है डी टाउ, 4 पाई कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, एंड देन वी हैव इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस आर डेल आर माइनस 0 डी टाउ। और देखो ये फंक्शन क्या वैल्यू लेगा, इसका आंसर क्या है, मैच करो इसके साथ, ये फंक्शन वही वैल्यू लेगा जो x की जगह पर जब आप a डाल दोगे, यानी कि इस फंक्शन में जब आप r की जगह पर 0 डाल दोगे, है ना। तो यानी कि 4 पाई तो है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट r इज इक्वल टू 0, है ना। तो किसी की भी पावर 0 क्या, 1, तो आंसर कितना आएगा, 4 पाई। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का, इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन। ऑल्दो आप ये सॉल्यूशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कर सकते हो, बट वो तो आप आराम से कर सकते हो। उसके लिए मैं क्या रिवीजन कराता हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्योंकि रिवीजन कराने का है, तो इसीलिए हमने डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन सब चीज़ों की रिवीजन कर ली। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, ताकि हम इस प्लेलिस्ट को भी कंटिन्यू करें। इसीलिए इस वीडियो का नाम मैंने रखा है पायलट वीडियो, क्योंकि अगर आपको पसंद आई तो फिर हम इस प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज हम इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे यहीं पर ही। थैंक यू so much for watching the video.